तो स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे कि विज्ञान वर्ग 2 की हम तैयारी करेंगे, जिसमें हम 50 प्रश्न एक के बाद एक लगातार देखेंगे। ओके दोस्तों, और बिल्कुल यूनिक तरीके से दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंट नहीं करूंगा। ओके दोस्तों, मैं केवल क्वेश्चन मौखिक बोलूंगा, ओरल ही, और मैं आंसर आपको लिख के बता दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपके सोचने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ेगी। मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग तरीके से थोड़ा ट्राई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करते रहें। हर 2 दिनों में एक वीडियो आपको जरूर मिल जाएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा डेली वीडियो लाने की। ओके दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। दोस्तों, आपको पता है कोबाल्ट जो है एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, और ये किस विटामिन में पाया जाता है। तो दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके दोस्तों, और B12 का जो रासायनिक नाम है दोस्तों, क्या नाम है? साइनो कोबालामिन। ठीक है दोस्तों, तो ये विटामिन B12 है, और इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, रक्ताल्पता हम जिसे कहते हैं, रक्ताल्पता। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन बी का एक प्रकार है B12, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कोबाल्ट जहाँ पे उपयोग होता है दोस्तों, कोबाल्ट जो है इसका यूज जो है कैंसर के उपचार में होता है दोस्तों, कैंसर के उपचार में होता है। ओके दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से मैंने कम से कम तुमको 3-4 चीजें बता दी है आपको। ठीक है, B12 की कमी से कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, और इसकी कमी से रक्ताल्पता हो जाता है। और दोस्तों, विटामिन B12 जो है ये हमारी आंत में बनता है दोस्तों। हमारी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैं आपको रेडी करवा रहा हूँ। ई कोलाई, ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, हमारे आंत में पाए जाते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है विटामिन B12 का निर्माण करते हैं। और हमारे बॉडी में जो है विटामिन B12 कहीं से नहीं बनता है, नहीं किसी फल और सब्जी में पाया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बाहर से कोई सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और विटामिन B12 जो है दोस्तों यीस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा, यीस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में जो है हमने कम से कम 7-8 क्वेश्चन आसानी से रेडी कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चूहे मारने का जहर जो है वो किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो दोस्तों, ये होता है जिंक फास्फेट, याद रखिएगा। जिंक फास्फेट जो है इसे चूहे मारने की दवाई कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से जो है जल यानी H2O उत्पन्न होता है। दोस्तों, जल का सूत्र अगर पूछे तो आपका H2O हो जाएगा, याद रखिएगा। और इसका अगर एटॉमिक मास पूछे यानी अणुभार अगर पूछता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 18, याद रखिएगा दोस्तों। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत बल्ब में जो कौन सी धातु का फिलामेंट होता है। फिलामेंट जो बना होता है दोस्तों, जैसे हमारे इस प्रकार का बल्ब होता है, इसमें जो इस टाइप का एक वायर पाया जाता है, ये वायर जो है ये कौन सी धातु का होता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये होता है टंगस्टन। टंगस्टन धातु का होता है दोस्तों, और ये उच्च गलनांक की धातु है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे उच्च गलनांक की धातु होने के कारण इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है, टंगस्टन का उपयोग। और दोस्तों, अगर इसका गलनांक अगर इसका पूछ ले तो दोस्तों, इसका गलनांक होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, है ना। लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, शुष्क बर्फ जो होती है वो क्या होता है। तो दोस्तों, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको जब हम ठोस रूप में प्राप्त करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं, जिसे एसिटिलीन गैस भी कहा जाता है, एसिटिलीन गैस भी कहते हैं दोस्तों। इसका उपयोग जो है कच्चे फलों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके घर में कोई कच्चे फल हैं जिनको आप पकाना चाहते हैं तो उसे एक पॉलीथीन में बंद करके उसमें 1 या 2 केले, पके हुए केले डाल दें, क्योंकि केले जो है सबसे ज़्यादा एथिलीन गैस निकलती है केले में से। तो एथिलीन गैस के संपर्क में आने के कारण जो भी कच्चे फल आपके होंगे वो सारे पक जाएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में मधुमेह रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है। तो दोस्तों, वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों अग्नाशय से स्रावित होता है, और इस इंसुलिन की कमी से जो है
शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है और इसी को हम मधुमेह कहते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सारी जानकारियाँ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल वायुमंडल में किस कारण तैरते हैं? तो दोस्तों इसके दो कारण होते हैं, एक तो शांता और एक होता है घनत्व के कारण। ठीक है, क्योंकि बादल का जो घनत्व होता है ना, वो वायुमंडल की घनत्व से या उसकी उसमें जो भी वायुमंडल का जो भी घनत्व है उससे कम होता है, तो कम घनत्व के कारण कोई भी चीज़ तैरती है। ठीक है, और शांता के कारण। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, लोहे में जंग को रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जिंक का प्रयोग किया जाता है। Zn, जिंक धातु जो होती है इसका प्रयोग जंग से बचाने के लिए किया जाता है लोहे को। और इस जिंक का जो लेपन किया जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम गैल्वेनीकरण। इसे गैल्वेनीकरण कहा जाता है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे बड़ी हड्डी जो मानव शरीर में होती है उसका नाम है फीमर। और ये कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? हमारे पैर की जो जांग होती है उसी में ये सबसे बड़ी हड्डी जो है उपस्थित होती है, याद रखिएगा। इसके बाद है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में उपस्थित होती है और उसका नाम है दोस्तों स्टेपिज। स्टेपिज उसका नाम है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज नाम है और मनुष्य के कान में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एलिसा टेस्ट जो है वो किस रोग का परीक्षण है? तो दोस्तों एड्स जो बीमारी होती है उसका परीक्षण करने के लिए एलिसा नामक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, जिस जो जांच की जाती है दोस्तों उसका नाम क्या होता है? एलिसा। तो एलिसा टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एड्स के लिए। और एड्स किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? HIV वायरस के द्वारा फैलता है। ठीक है, और ये हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको कमजोर कर देता है, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो खत्म हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से आपको पता ही है घेंगा रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस रोग में गला जो होता है वो फूल जाता है, गला जो है वो फूल जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? घेंगा रोग कहते हैं। इसके बाद है, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो दोस्तों O नेगेटिव जो है, O नेगेटिव रक्त समूह जो है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सार्वत्रिक दाता कहते हैं, क्योंकि ये जो है सभी ग्रुप वालों को रक्त जो है दे सकता है। और कौन सा सर्वग्राही होता है दोस्तों? तो सर्वग्राही जो है AB रक्त समूह को जो है सर्वग्राही कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ये ग्राही है और O नेगेटिव जो है ये दाता है। अगर आपको नेगेटिव नहीं दिया जाए दोस्तों तो O ही आपका राइट आंसर होगा। ओके, आयोडीन की कमी से जो है गला फूल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी को घेंगा रोग कहते हैं, यानी गाइटर रोग भी इसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, गाइटर रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन जो है वो विलय हो जाता है ना? तो याद रखिएगा, केचुआ जो होता है उसके रक्त प्लाज्मा में जो है हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, मतलब घुल जाता है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाती है? मतलब पानी की बोतल में अगर हम उसको ढक्कन टाइट लगा दें और उसको अगर फ्रिज में जमने के लिए रख दें तो बर्फ़ जब जमेगा तो वो टूट जाती है। तो क्यों टूट जाती है? क्योंकि दोस्तों जब भी पानी जमता है ना, यानी बर्फ़ में बदलता है, तो क्या होता है? उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है दोस्तों? बोतल जो है वो टूट जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु एक मिश्रण है, तो वायु किसका किसका मिश्रण है दोस्तों? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मुख्यतः ये 3 गैसें पाई जाती है दोस्तों। पहली होती है नाइट्रोजन, जिसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 78%। ऑक्सीजन जो है दूसरी प्रमुख गैस है जो कि 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड तीसरी प्रमुख गैस है दोस्तों, 0.03% इसकी मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, सबसे कम कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा दोस्तों, इनमें याद रखिएगा इनकी प्रतिशत मात्रा बहुत पूछी जाती है। तो दोस्तों ये हमारा 19वां क्वेश्चन हो चुका है। बढ़ते हैं हम 20वें वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एस्पिरिन जो होती है, एस्पिरिन जो दवाई होती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों एक पेड़ से प्राप्त की जाती है जिसे हम कहते हैं विलो ट्री। विलो ट्री नाम है उस पेड़ का, वहाँ से जो है एस्पिरिन प्राप्त की जाती है। ओके दोस्तों, ये दर्द निवारक के रूप में काम में ली जाती है
एस्प्रिन, विलो ट्री जिसको कहते हैं, वहाँ से प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, मच्छर भगाने वाली जो कॉइल होती है जिसे हम जला के सोते हैं रात में, उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है? तो मच्छर की कॉइल में जो है दोस्तों एलिथ्रीन रसायन पाया जाता है। कौन सा? एलिथ्रीन रसायन पाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारे 21 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं और मैं एक ही कुछ क्वेश्चन में मैं बहुत ज़्यादा जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली अभी तक लगभग 30-35 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं इसी कोई एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों विज्ञान वर्ग 2, जैसा कि आपको पता है, लगभग 9000 माध्यमिक शिक्षक की भर्ती आने वाली है, तो इसमें हमारा टारगेट है विज्ञान को एम रख के हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए होंगे जहाँ है ना, तो उसमें सिलिकॉन उपस्थित होगा। तो सिलिकॉन जो है दोस्तों ये भी कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, सिलिकॉन। ठीक है, ये इनके अयस्कों के साथ ही पाया जाता है हमेशा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 23rd क्वेश्चन, मतलब 23वां क्वेश्चन है, फलों के रस को सुरक्षित करने के लिए, यानी जो पैकिंग जो अपन जूस पीते हैं, फ्रूट जूस जो पीते हैं, जैसे माजा वगैरह जो हो गया, फ्रूटी वगैरह, तो इसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है? तो दोस्तों सोडियम बेंजोइट मिलाया जाता है इसमें, सोडियम बेंजोइट ये केमिकल मिलाया जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों 24 क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप किया जाता है। तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन जो मैंने अभी बताया था, गैल्वेनीकरण किसको कहा जाता है दोस्तों? उसमें कौन से पदार्थ का लेप किया जाता है? जिंक का, जिसे हम जस्ता भी कहते हैं दोस्तों। जिंक कह लीजिए आप, ये जस्ता भी कह लीजिए। ठीक है, Zn इसका प्रतीक होता है दोस्तों, तो इसका उपयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पानी का शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों पानी आपको पता है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, परंतु यहाँ पे शुद्धतम रूप की बात करी है। तो दोस्तों पानी का जो शुद्धतम रूप है वो वर्षा का जल है। ठीक है, और शुद्धतम रूप से हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो पीएच लेवल है वो क्या होगा दोस्तों? पीएच मान 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो वर्षा का जल जो है वो सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 26, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनके अध्ययन को कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी इनके अध्ययन को कहा जाता है। अगला है दोस्तों 27 क्वेश्चन, अंगूरों के उत्पादन और अध्ययन की जो शाखा होती है, या अंगूरों के उत्पादन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको कहते हैं दोस्तों विटीकल्चर। ठीक है, अंगूरों की खेती जो की जाती है दोस्तों, इसको वैज्ञानिक भाषा में विटीकल्चर कहा जाता है। ओके, अगला है दोस्तों, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, जिसको ऑस्ट्रिच कहा जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रिच भी कहते हैं, है ना। और कहा जाता है कि इसका दिमाग जो है इसकी आंख से भी छोटा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रिच पक्षी, इसके ऊपर हम बैठ के इसकी सवारी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए दोस्तों हमारे 28 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको उपयोगी लगता है ना, हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। 29 हमारा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों टोटल 46। कितनी होती है दोस्तों? 46 होती है। और अगर जोड़े पूछा जाए, है ना दोस्तों, पेयर के बारे में अगर पूछा जाए जोड़े कितने होते हैं, तो दोस्तों 23 पेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 22 जोड़े जो होते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ों में कितने हो गए दोस्तों? कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो 46 हो जाएगा, जोड़े पूछे तो 23 हो जाएगा। तो 22 जोड़े जो होते हैं दोस्तों वो मेल और फीमेल यानी पुरुष और महिला दोनों में सेम होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है लास्ट वाला, उसे हम कहते हैं दोस्तों लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। ओके, अब इसमें क्या होता है दोस्तों कि लिंग गुणसूत्र में जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और लेडीज जो होती है यानी महिला होती है उसमें दोस्तों दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन एक बन सकता है कि लिंग गुणसूत्र जो है वो कौन से नंबर पे होता है? तो 23वां जोड़ा जो है दोस्तों उसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 22 जो जोड़े होते हैं दोस्तों इसे ऑटोसोम कहा जाता है, याद रखिएगा, ऑटोसोम।
ऑटोसोम कहा जाता है। और दोस्तों लिंग निर्धारण किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो दोस्तों वाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ से एक एक से जाएगा, भले पहला वाला जाए तो भी एक से रहेगा, दूसरा वाला जाए तो भी एक से रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए पुरुष की तरफ से अगर एक्स क्रोमोसोम आता है तो एक्स एक्स मीन्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पे महिला का निर्माण हो जाएगा, मतलब जो संतान होगी वो लड़की होगी। लेकिन अगर महिला से एक्स आता है और पुरुष से अगर वाई आ गया तो आप देख सकते हैं पुरुष में क्या होता है एक्स वाई, तो यहाँ पे जो संतान होगा दोस्तों वो लड़का होगा। तो लड़का और लड़की होना ना होना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, मेल के ऊपर, यानी पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों। एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है आपको, तो लाइक कर तो बनता है दोस्तों, है ना। लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को प्रतिपादित किसने किया था, मतलब किसने बताया था कि डीएनए जो होता है उसकी संरचना जो है द्विकुंडलित होती है, मतलब वो दो धागों को साथ में रखने पे जो द्विकुंडलित रचना बनती है, इस प्रकार का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों ये बताया था 1953 में, और किसने बताया था दोस्तों, वाटसन और क्रिक नाम के दो वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्होंने ये जानकारी दी थी, ठीक है ना, ये मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो दोस्तों आप मेंडल देख के भी निशान लगा सकते हैं, है ना। तो पूरा नाम इनका ग्रेगर जॉन मेंडल था, तो आप मेंडल लिखेंगे, राइट आंसर माना जाएगा आपका। 32 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोशिका का शक्ति स्रोत यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है ना। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में होता है, ठीक है दोस्तों। आरबीसी जो है इसे रेड ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, और इसका जीवन काल होता है 120 दिन का। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। और इन्हीं के कारण जो है रक्त जो है लाल रंग का दिखाई देता है ना, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, लाइक और शेयर जरूर करते रहे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो दोस्तों वो है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है दोस्तों ये प्रोटीन का पाचन करता है, और कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों, अग्नाशय से, ठीक है। अग्नाशय से स्रावित होता है, मतलब अग्नाशय में पाया जाता है एंजाइम ट्रिप्सिन। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये जो है स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च जिसे हम मंड भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका पाचन करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यही आ गया है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च या मंड का पाचन किस में होता है, तो दोस्तों लार के द्वारा होता है। लार के द्वारा जो है स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, लार के द्वारा होता है। और लार किसका पाचन करती है, तो स्टार्च का पाचन करती है। कौन सा एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है, तो टाइलिन एंजाइम। दोस्तों लार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होती है, जिसे लीवर भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है दोस्तों, शरीर की रसायन प्रयोगशाला लीवर को कहा जाता है, और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है। पुनरुद्भवन मतलब अगर यकृत डैमेज होता है तो वापस खुद को रिपेयर कर सकता है, ठीक है दोस्तों। 80% यकृत खराब होने के बाद भी ऑटोमेटिक और खुद से रिपेयर हो सकता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुनरुद्भवन की क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर का, कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। केवल अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा दोस्तों, ठीक है। तो वो है दोस्तों अवटु ग्रंथि, जो है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। थायराइड ग्रंथि जो है ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक। अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 वाला, देखिए हृदय में कितने कक्ष होते हैं मानव हृदय में, तो मानव हृदय में होते हैं दोस्तों 4 कक्ष। ओके, याद रखिएगा, जिसमें से 2 तो होते हैं आलिंद,
और 2 होते हैं निलय। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, और लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई काम की चीज़ है तो आप इसे ज़रूर दोस्तों लाइक और शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जानकारी जब भी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? 40वां क्वेश्चन है। तो शरीर का तापमान जो है मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस जो होता है, हाइपोथैलेमस शरीर का मस्तिष्क का जो भाग है हाइपोथैलेमस, ठीक है, इसे ये तापमान को जो है वही नियंत्रित करता है। अगला एक दोस्तों क्वेश्चन 41 नंबर, श्वेत रक्त कणिका यानी WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? WBC जो है दोस्तों इसे श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है और ये हमारी रोगों से रक्षा करती है, रोगों से हमारी रक्षा करती है। प्लस इसका जो जीवन काल होता है दोस्तों वो 1 से 4 दिन का होता है, 1 से 4 दिन में वापस खत्म हो जाती है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अगला दिया दोस्तों, श्वेत रक्त कणिका जो WBC होती है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, यकृत में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, जिसे स्प्लीन कहा जाता है दोस्तों, स्प्लीन या तिल्ली भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जो भी दिया रहे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें दिया है WBC का बनना और RBC का विनाश कहाँ पर होता है? तो दोस्तों RBC का निर्माण तो मैंने अभी बताया बोन मैरो में होता है, ठीक है, और WBC का बनना भी पूछा है इसने, और आगे पूछा है RBC का विनाश। तो दोस्तों RBC का विनाश जो होता है यानी RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, और अभी जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्लीहा जो है जिसे तिल्ली कहते हैं स्प्लीन, वहाँ पे WBC जो है उसका निर्माण होता है। प्लस का मतलब निर्माण और माइनस का मतलब उनको नष्ट होना। तो RBC जो है दोस्तों ये प्लीहा में नष्ट होती है और WBC प्लीहा में जन्म लेती है, निर्माण होता है इसका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है? तो दोस्तों मानव शरीर का पाचन अधिकांश किस अंग में होता है? आपने अगर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा, आंत जो होती है, कौन सी दोस्तों? छोटी आंत। छोटी आंत में मनुष्य के शरीर का पाचन सबसे ज़्यादा होता है ना। पाचन की सबसे अधिक क्रिया जो है या अधिक भाग जो है वो छोटी आंत में होता है। और बड़ी आंत जो होती है दोस्तों उसमें क्या होता है बताइए? बड़ी आंत जो है उसमें जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, छोटी आंत में जो है पाचन और खनिजों का अवशोषण भी यहीं पे होता है, लेकिन बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, प्रोटीन और लिपिड की प्लाज्मा झिल्ली जो है वो बनी होती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का पूर्णतः अभाव होता है, मतलब लाल रक्त कणिकाओं में किस चीज़ का अभाव होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो है वो केंद्रक विहीन होती है, मतलब उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। RBC में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज किसे माना जाता है? 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। आधुनिक मानव जो है उसका पूर्वज किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है दोस्तों? क्रोमैग्नन, क्रोमैग्नन मानव को, यहाँ पे गए क्रोमैग्नन, एक बार वो लिख देता हूँ मैं, देखिए क्रोमैग्नन मानव को, ठीक है। इसको मानव शरीर या मानव का पूर्वज माना जाता है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज माना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर का उद्भव किस युग में हुआ था? क्या पूछा दोस्तों? डायनासोर का जो उद्भव है, उद्भव यानी जो उत्पन्न हुए थे डायनासोर, वो किस युग में उत्पन्न हुआ था? तो इसे कहा जाता है दोस्तों मेसोजोइक, मेसोजोइक युग, इसमें डायनासोर पाए जाते थे दोस्तों। ओके, अगला है दोस्तों, शार्क मछली में हड्डियों की जगह क्या होता है? शार्क मछली जो होती है दोस्तों इसमें हड्डियों की जगह क्या पाया जाता है ना? तो इसमें हड्डियों की जगह क्या पाया जाता है दोस्तों? उपास्थि पाई जाती है,
उपास्थि, मतलब अस्थि नहीं होता है, उपास्थि होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टिलेज कहते हैं, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ओके दोस्तों, और आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां। कौन से उभयचर जीव त्वचा से सांस लेते हैं? ऐसे कौन से उभयचर जीव है तो जो त्वचा से सांस लेते हैं? तो दोस्तों मेंढक हो गया, केचुआ हो गया, और हो गया सांप। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी कवर किए हैं। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ कि उभयचर जीव कहते किसको है? तो जो जल और थल दोनों में रहते हैं उसी को उभयचर जीव कहा जाता है। जैसे कि मेंढक, केचुआ और सांप, ये जो है त्वचा से भी सांस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने 50 लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन हमने रेडी किए हैं, और एक ही क्वेश्चन के साथ कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एक ही के साथ हमने 7-8 क्वेश्चन अलग से हमने जानकारी उपलब्ध करी है। तो दोस्तों बहुत ही धमाकेदार वीडियो है, तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मैं हाजिर होने वाला हूँ आपके बीच में सेकंड वीडियो लेके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.